दोस्तों मैं फ़िलहाल केरल की तरफ जा रहा हूँ। मेरे भाई के साले की शादी है और ये शादी में हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। हमारे घर के 5 लोग जा रहे हैं। केरल की एक्चुअली में शादी होती कैसी है हमने देखा नहीं है। मेरे भाई की शादी ज़रूर थी केरल में, लेकिन उस वक्त हमें यहाँ के रिवाज़ों के बारे में शायद उतना पता नहीं चला था, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे और उसके दूसरे दिन निकाह हुआ। ये शादी कैसे होगी, रस्म क्या होंगे, कैसे यहाँ पर शादियाँ होती हैं, ये सिंपल शादी होती है या धूम धड़ाका रहता है, कैसे कैसे होता है ये सब, ये ज़रूर हम जान सकेंगे। मेरे साथ आप बने रहिए। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या इस शादियों में होता है, क्या वो लोग करते हैं। एक अलग माहौल हमें ज़रूर देखने मिलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आप बने रहिए। यहाँ का जो सफ़र है वो बिल्कुल कोकन से मिलता जुलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोकन में ही सफ़र कर रहा हूँ, दापोली से रत्नागिरी आ रहा हूँ, लेकिन ये केरल का नज़ारा है और कोकन और केरल बिल्कुल सिमिलर नज़र आते हैं, एकदम सेम। आपको लगेगा कि अरे आप कोकन में ही घूम रहे हैं क्या। यही कोकन और केरल की खूबसूरती है। सेम क्लाइमेट, सेम नेचर, सिर्फ हाँ यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो गर्मी भी नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। लगातार पिछले हफ्ते से यहाँ पर बारिश हो रही है, हाई अलर्ट भी दिया गया है। लगभग 18 घंटे के सफ़र के बाद हम अलुवा स्टेशन पर पहुँचे। ट्रेन धीरे धीरे अलुवा स्टेशन की तरफ जा रही है। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा ट्रेन का, और नेत्रावती एक्सप्रेस से हम गए थे और बहुत ही साफ़ सुथरी ट्रेन है। फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसी में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी भी कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से आपको बेडशीट्स दिए नहीं जाते, तो उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ होती है। अगर आपके साथ बेडशीट लेकर नहीं चल रहे हैं तो आपको जम्मू कश्मीर की याद ज़रूर आ जाएगी। अलुवा एरिया ये कोचीन के आसपास का एरिया है। यहाँ पर हम उतरकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। हमने एक बहुत ही खूबसूरत होटल में दोपहर का खाना खाया। थलासरी मजलिस ऐसे ये रेस्टोरेंट का नाम था। एक अलग ही थीम इस होटल में देखी गई। मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन यहाँ पर नज़र आई और खाना बहुत ही टेस्टी था। हमने रान मंगाया था और वो बहुत ही अच्छा था। आप ये इंटीरियर देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा होटल है, लेकिन होटल की तरफ से जो थीम यहाँ पर बनाई गई है वो बहुत ही अच्छी थी। केरल का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, ये हमने दूसरी तीसरी बार अनुभव लिया है। और उसके बाद हम चल पड़े अपने घर की ओर, जहाँ पर हमारे रहने की जगह बनाई गई थी। और इस 3 दिन के सफ़र में हम सैफुद्दीन के घर पर ही रहे। ये गाड़ी हमें दी गई थी केरला में घूमने के लिए। इस गाड़ी से हमने बहुत ही एंजॉय किया। बारिश लगातार चल ही रही थी, लगभग 2-3 दिन तक बारिश यहाँ पर थी। कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही तेज़ बारिश थी। ऐसे बारिश में हम जौहर के घर की तरफ बढ़े, जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, रात का वक्त था। खाना खाने के बाद वहाँ पर गाने का प्रोग्राम हुआ। जौहर जिसकी शादी है वो गाना गा रहा है। ये भाषा शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन गाना आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। केरल में हिंदी गाने नहीं गाते ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी गाने पर भी लोग थिरके और बहुत ही एंजॉय किया सभी ने। दूसरे दिन एक हॉल पर हम पहुँचे जहाँ पर निकाह शुरू था। केरल में स्टेज प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है।
ये आप देख सकते हैं कि दूल्हा बैठा है, उसके साथ कुछ मौलवी भी हैं और सभी रिश्तेदार यहाँ पर निकाह की तैयारी। निकाह के बाद तुरंत ही दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठकर सभी रिश्तेदारों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आए। एक खुला खुला सा माहौल केरल में नज़र आता है। शादी के दिन का और उसके पहले के दिन का मिलाकर मैंने एक वीडियो बनाया है छोटा सा, वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जौहर की शादी वैसे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हुई, लेकिन हाँ कुछ एंजॉयमेंट ज़रूर हुई है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। शादी के अगले दिन मतलब हमारे केरला के तीसरे दिन में हमने मेट्रो ट्रेन का सफ़र एंजॉय किया। मेट्रो से जाने का जो फ़ील है वो भी अलग ही था, क्योंकि केरल के आसपास की खूबसूरती हमें नज़र आई। ये देखिए कोचीन एयरपोर्ट का ये नज़ारा है। यहाँ पर सोलर पैनल्स बहुत सारे लगाए गए हैं और कोची एयरपोर्ट ये सोलर पैनल पर ही चलता है ऐसे कहा जाता है। इसलिए मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ का जो प्रशासन है वो बहुत ही अलर्ट है। मैं एनवायरनमेंट का स्टूडेंट होने की वजह से मुझे इस बात की काफ़ी खुशी हुई। मज़ल दर मज़ल करते करते हम लोग आखिर में एडापल्ली स्टॉप पर उतरना पसंद किया और वहीं से हम अगले सफ़र की तरफ बढ़े, जो कि हमारा बहुत ही यादगार सफ़र रहा। ये केरल का सफ़र है और हम फ़िलहाल जा रहे हैं लुलु मॉल में। एडापल्ली ये जगह है, यहाँ पर ही लुलु मॉल है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। कोची के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर टूरिज़्म का एक अलग ही मज़ा है। एडापल्ली स्टेशन से हम मॉल की तरफ बढ़े। लुलु मॉल यहाँ की खूबसूरती है। लुलु मॉल में अगर आप नहीं गए तो कहीं नहीं गए ऐसे कहा जाता है। तो ये सुनकर हम लुलु मॉल की तरफ बढ़े। ये देखिए जो एंट्रेंस का रास्ता है वो भी मेट्रो की तरह बनाया गया है। उसके बाद हम सीधा पहुँचे गेमिंग सेक्शन में।
लुलु मॉल में अगर सबसे पहले कहीं हम लोग गए तो सीधा गेमिंग सेक्शन में। लेकिन एक बात ज़रूर बुरी लगी कि यहाँ पर जो बड़ों के लिए गेम्स है जैसे कार डैश है, आइस स्केटिंग है, ये सब बंद थे। कोविड का जो असर है वो यहाँ के मॉल पर अभी भी नज़र आ रहा है। केरल में महाराष्ट्र से ज़्यादा कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं, इसलिए शायद हो सकता है। फिर हम दूसरी तरफ बढ़े, वर्चुअल गेमिंग, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर। गन लेकर दुश्मनों को मारना, ये आप देख सकते हैं हमें दृश्यों में, बहुत ही मज़ा आया। मेरे साथ अशफाक था, लुकमान था, हम सभी ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते हैं एक कॉमेडी सीन थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि हम लोग गन से मार रहे हैं, लेकिन आप लोग को शायद दिख नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। पूरी फैमिली थी यहाँ पर, अशफाक की फैमिली थी, लुकमान की फैमिली थी, सभी ने एंजॉय किया। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया वो था बॉलिंग। इसके पहले भी मैंने खेला था लेकिन इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक और काफ़ी बार ये गेम खेल रहे थे। कंपटीशन का एक माहौल बन गया था, मज़ा आया। लुकमान ने 2 मैच जीते, एक टाई रहा और एक सुलेमान ने जीता। तो इस तरह से हमने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पर। तीन दिन के बाद फिर से हम कोकन की तरफ लौटे। नेत्रावती ट्रेन से ही, जो दोपहर के 2 बजे वहाँ से चलती है, उससे हम रत्नागिरी की ओर चल पड़े और ये सफ़र पूरा रहा। बहुत ही मज़ा आया इस सफ़र के दौरान, हम सभी ने एंजॉय किया। लेकिन केरल में जाने के बाद बारिश का एक डर सा बना हुआ था और हाई अलर्ट भी जारी था। इसी डर में थे हम लोग कि कहीं वहाँ पर बाढ़ ना आ जाए। जैसे ही हम रत्नागिरी में पहुँचे, उसके दूसरे दिन वहाँ पर बाढ़ की खबरें मिली। 21 लोगों की मौत हुई, ऐसी भी जानकारी मिली। सुनकर बुरा लगा। तब तक हम रत्नागिरी में आ चुके थे और जहाँ पर ये शादी हुई थी वहाँ पर हमने पूछा कि बाढ़ का असर वहाँ पर भी है क्या। तो वहाँ तो कोई बाढ़ का असर नहीं था, लेकिन उसके आगे के इलाकों में हर जगह बाढ़ ही बाढ़ नज़र आ रहा था। तो ये केरल का सफ़र बहुत ही यादगार रहा। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे एंजॉय किया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया।